गुड मॉर्निंग। कक्षा 12 जीव विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। यूनिट नंबर फर्स्ट, क्लास 12th बायोलॉजी, रिप्रोडक्शन के अंतर्गत रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर के अंतर्गत आपको पार्ट 3 तक हमने कृत्रिम कायिक प्रवर्धन या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन तक समझा दिया था, जिसमें हमने बताया था कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की क्रिया मानवों द्वारा की जाती है। इसमें पौधे के कायी भाग को मात्र पौधे से अलग करके स्वतंत्र रूप से उगाया जाता है और उससे नया पौधा प्राप्त किया जाता है। कायिक प्रवर्धन की प्रमुख विधियां हमने बताई थी। कलम लगाना यानी कटिंग, दाब लगाना अर्थात लेयरिंग और रोपण यानी ग्राफ्टिंग। इसके बाद फिर आपको माइक्रो प्रोपगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन के बारे में समझाया था। आज इसी कड़ी में पहली यूनिट के पहले चैप्टर का पार्ट 4, जिसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, लैंगिक जनन के बारे में बात करेंगे। इसमें आपको समझना है कि लैंगिक जनन अलैंगिक जनन से बिल्कुल भिन्न होता है। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है, लेकिन लैंगिक जनन क्रिया में दो प्रकार के युग्मकों यानी गैमीट्स, नर एवं मादा के निर्माण एवं संलयन या समेकन के द्वारा नए जीव के बनने की प्रक्रिया को हम लैंगिक जनन के नाम से जानते हैं। लैंगिक जनन में दो अगुणित यानी हैप्लॉइड युग्मकों के समेकन के परिणाम स्वरूप एक द्विगुणित युग्मनज या डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। यह वृद्धि और परिवर्धन करके नए जीव में विकसित होता है। लैंगिक जनन की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें भाग लेने वाले युग्मक विपरीत लिंग वाले अर्थात नर और मादा, मेल एंड फीमेल जीव द्वारा उत्पन्न होते हैं। इन्हें क्रमशः हम नर युग्मक अर्थात मेल गैमीट और मादा युग्मक यानी फीमेल गैमीट के नाम से जानते हैं। नर और मादा युग्मकों के संलयन या समेकन की प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप बने हुए युग्मनज यानी जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। गुणसूत्र जिसे हम कह सकते हैं दो सेट में होते हैं, लेकिन जिसमें कि दोनों जनकों माता एवं पिता यानी नर और मादा के गुणसूत्रों का एक ही सेट युग्मकों में प्राप्त होता है। कहने का अर्थ हुआ कि युग्मक हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि युग्मकों में गुणसूत्रों का एक ही सेट पाया जाता है। इस तरह से लैंगिक जनन की प्रक्रिया में नर और मादा युग्मकों का निर्माण एकल जीव द्वारा अथवा दो अलग अलग जीवों जो कि विपरीत लिंग वाले होते हैं उनके द्वारा होता है। अब हमें समझना होगा कि लैंगिक जनन में द्विलिंगी जीव और एक लिंगी जीव क्या होते हैं। द्विलिंगी को हम उभयलिंगी जीव, बाइसेक्सुअल या हर्मैफ्रोडाइट के नाम से जानते हैं। द्विलिंगी जीव क्या होते हैं? ये जीव या वे जीव जो नर या मादा दोनों प्रकार के युग्मक उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम द्विलिंगी जीव के नाम से जानते हैं। जैसे कि टेपवर्म, केचुआ, जोंक, ये सभी द्विलिंगी प्राणी होते हैं। जबकि एक लिंगी जीव यानी यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? ऐसे जीव जो केवल एक ही प्रकार के युग्मक उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं, उन्हें एक लिंगी जीव के नाम से जाना जाता है। लैंगिक प्रजनन करने वाले अधिकांश जीव एक लिंगी ही होते हैं। उच्च कशेरुक जंतु जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गाय, भेड़, बकरी, ये सभी एक लिंगी जीव के उदाहरण हैं। हमें कह सकते हैं कि जब जंतुओं को नर एवं मादा लिंग के रूप में उनके दैहिक लक्षणों मुख्यतः सहायक जननांगों के आधार पर पहचाना जाता है, तो उन जीवों के इस गुण को हम जीवों की लैंगिक द्विरूपता या सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से
नर और मादा युग्मकों के संयुग्मन से युग्मनज या जायगोट का निर्माण होता है। जायगोट के विभाजन एवं वृद्धि से नए जीव का निर्माण होता है। लैंगिक जीवन आरंभ करने से पहले, अर्थात जब कोई भी जीव लैंगिक जीवन को प्रारंभ करता है, तो प्रारंभ करने से पहले जितने भी जीव होते हैं अपने जीवन वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुँचते हैं। जंतुओं की इसी प्रकार की परिपक्वता को हम किशोरावस्था या जुवेनाइल फेज के नाम से जानते हैं। अर्थात यदि आपसे पूछा जाए कि जुवेनाइल फेज क्या होती है, तो आप ये बताएंगे कि प्रत्येक प्राणी लैंगिक जीवन प्रारंभ करने से पहले जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था या परिपक्वता तक पहुँचने का प्रयास करते हैं या पहुँचते हैं। यही जंतुओं की यही अवस्था किशोरावस्था या जुवेनाइल फेज के नाम से जानी जाती है, जबकि पौधों में इस प्रावस्था को हम कायिक प्रावस्था या वेजिटेटिव फेज के नाम से जानते हैं। जीवों में एक दूसरी प्रावस्था आती है जिसे हम रिप्रोडक्टिव फेज या जनन प्रावस्था कहते हैं। जनन प्रावस्था क्या है? जीवन की वह अवस्था जिसमें कोई जीव प्रजनन क्षम यानी फर्टाइल बना रहता है। फर्टाइल बने रहने वाली अवस्था ही जनन प्रावस्था या रिप्रोडक्टिव फेज कहलाती है। जनन प्रावस्था की शुरुआत किशोरावस्था अर्थात जुवेनाइल फेज की समाप्ति से होती है। मनुष्य में प्रजनन क्षमता विकसित होने के प्रारंभिक काल को हम यौवना प्रारंभ या यौवना आरंभ या पबर्टी अवस्था कहते हैं। यौवनारंभ जीवन का वह काल है जिसमें कायिक वृद्धि तथा कायिक विकास मंद हो जाता है, क्योंकि शरीर की अधिकतर ऊर्जा तथा संसाधनों का प्रयोग लैंगिक अंगों की वृद्धि एवं विकास में होता है, जिसके परिणाम स्वरूप इस अवस्था में लैंगिक अंग परिपक्व और कार्यशील यानी मैच्योर एंड फंक्शनल हो जाते हैं। जीवन में तीसरी अवस्था आती है। तीसरी अवस्था को हम जीर्णावस्था या सेनेसेंस फेज के नाम से जानते हैं। जीवों में प्रजनन काल के पश्चात की अवस्था अर्थात तृतीय और अंतिम अवस्था को जीर्णावस्था के नाम से जानते हैं। वास्तव में या जीव की प्रजनन के बाद की अवस्था का या काल यानी पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज होती है। इस अवस्था में जीव की प्रजनन क्षमता लगभग समाप्त की ओर होती है। इस काल में शरीर के सभी अंगों एवं ऊतकों की संरचनात्मक एवं कार्यकीय क्षमता घट जाती है और रोग उत्पत्ति एवं अनियमितताओं का विकास होने लगता है, जिससे अंत में जीव की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से हमने देखा कि प्रत्येक जीव में तीन अवस्थाएं आती हैं। पहली अवस्था किशोरावस्था या जुवेनाइल फेज कहलाती है। दूसरी अवस्था जनन अवस्था या रिप्रोडक्टिव फेज कहलाती है और तीसरी अवस्था जीर्णावस्था या सेनेसेंस फेज के नाम से जानी जाती है। इस तरह से हमने समझा कि जीवन की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, जीवन चक्र की प्रावस्थाएं कौन सी हैं, फेजेज ऑफ लाइफ साइकिल कौन सी हैं। उसके बाद फिर आता है कि जंतुओं में जनन प्रावस्था का प्रारंभ उनके बाह्य एवं आंतरिक संरचनाओं में परिवर्तन और कार्यकी में परिवर्तन के पश्चात प्रारंभ होता है। इन सभी परिवर्तनों का नियंत्रण हार्मोन एवं एंजाइमों की सहायता से होता है। कुछ जंतुओं जैसे मनुष्य में जनन प्रावस्था प्रारंभ होने के समय द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। नॉन प्राइमेट्स स्तनधारी, नॉन प्राइमेट्स उनको कहा जाता है जो आर्डर प्राइमेट्स के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऐसे प्राणियों को जो प्राइमेट्स के अंतर्गत नहीं आते हैं उन्हें हम नॉन प्राइमेट्स के नाम से जानते हैं। नॉन प्राइमेट्स स्तनधारी जैसे गाय, भैंस, भेड़, चूहा, कुत्ता, हिरन, चीता, इनमें जनन के दौरान ऐसे चक्रीय परिवर्तन होते हैं
जिन परिवर्तनों को हम ओएस्ट्रस साइकिल या मध्य चक्र के नाम से जानते हैं। ओएस्ट्रस साइकिल के बारे में पूछा जाता है कि नॉन प्राइमेट्स में पाई जाने वाली विशेष साइकिल होती है जिसे हम मध्य चक्र या ओएस्ट्रस साइकिल के नाम से जानते हैं। लेकिन जितने भी प्राइमेट्स होते हैं, प्राइमेट्स ऑर्डर के अंतर्गत बंदर, एप्स और मनुष्य जैसे प्राणी आते हैं। इन प्राणियों में ओएस्ट्रस साइकिल के बजाय मेंस्ट्रुअल साइकिल या ऋतुस्राव चक्र चलता है। तो ऋतुस्राव या मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओएस्ट्रस साइकिल को भी आपको ध्यान में रखना होगा। जितनी बातें आप नोट्स कॉपी में देख रहे हैं, इसके अतिरिक्त जो भी हम बता रहे हैं, इन्हें भी आपको ध्यान से सुनना और समझना होगा। अब आता है कि सीजनल ब्रीडर्स और कंटिन्यूअस ब्रीडर्स क्या होते हैं। यानी हिंदी में इसे हम सीजनल ब्रीडर को मौसमी प्रजनक और सतत प्रजनक को कंटिन्यूअस ब्रीडर्स के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों क्या होते हैं, इन्हें भी हमें समझना आवश्यक है। सीजनल ब्रीडर्स नाम से स्पष्ट है। सीजनल का मतलब होता है मौसमी प्रजनक, अर्थात प्राकृतिक रूप से वनों में रहने वाले अधिकांश स्तनधारी अपने जनन प्रावस्था के दौरान अनुकूल परिस्थितियों में इस प्रकार के चक्र का प्रदर्शन करते हैं। इसीलिए इसे हम मौसमी प्रजनक कहते हैं। अर्थात मौसमी प्रजनक का अर्थ हुआ कि ऐसे प्राणी जो एक निश्चित मौसम या एक निश्चित सीजन में ही जनन करते हैं, ऐसे प्राणियों को हम मौसमी प्रजनक के नाम से जानते हैं। अर्थात मौसमी प्रजनक या सीजनल ब्रीडर वे जंतु जो किसी विशेष मौसम में ही प्रजनन की क्रिया करते हैं, मौसमी प्रजनक के नाम से जाने जाते हैं। वन्य पर्यावरण के सभी पक्षी मौसमी प्रजनक होते हैं। प्रवासी पक्षी, माइग्रेटरी बर्ड्स जो दूसरे स्थानों से आती हैं, उन्हें भी इसी श्रेणी में रखा जाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले वन्य स्तनधारी प्राणी जैसे हिरन, बाघ, ये सभी मौसमी प्रजनक होते हैं। मेढक, छिपकली, सर्प, पक्षी आदि में भी केवल निश्चित मौसम में ही प्रजनन की क्रिया होती है। जब भी आप मौसमी प्रजनक लिखेंगे, सीजनल ब्रीडर लिखेंगे, उनके एग्जाम्पल भी आपको लिखना होगा। अभी हमने बताया कि मेढक, छिपकली, सर्प, पक्षी ये एक निश्चित मौसम में ही प्रजनन क्रिया करते हैं, इसीलिए हमें इन्हें सीजनल ब्रीडर्स या मौसमी प्रजनक के नाम से जानते हैं। दूसरे आते हैं सतत प्रजनक या कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। नाम से स्पष्ट है कि इसके अंतर्गत वे जंतु जो अपनी जनन प्रावस्था के हर समय प्रजनन करने में सक्षम होते हैं, उन्हें हम कंटिन्यूअस ब्रीडर के नाम से जानते हैं, यानी सतत प्रजनक के नाम से जानते हैं। जैसे कुछ स्तनधारी गाय, भैंस, भेड़, बकरी, खरगोश, चूहे, मनुष्य एवं बंदर तथा कपि, ये सभी जितने भी हमने नाम आपको बताए हैं, रानी मधुमक्खी, ये सभी कंटिन्यूअस ब्रीडर्स के रूप में जाने जाते हैं। तो कंटिन्यूअस ब्रीडर्स और सीजनल ब्रीडर में आप अंतर समझ गए होंगे कि दोनों क्या होते हैं। इसके बाद फिर आता है कि लैंगिक जनन की कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। लैंगिक जनन की घटनाएं ये भी आपको निश्चित रूप से जानना होगा, लेकिन इसके पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आपको और बताना चाहते हैं। पादप प्रजनन अवस्था, प्लांट ब्रीडिंग फेज, यानी पादप की भी प्रजनन अवस्था को समझना है। इसके आधार पर लैंगिक दृश्य यानी पुष्पन के आधार पर हम इन्हें दो भागों में बांट सकते हैं। पहला कहलाता है मोनोकार्पिक, अर्थात ऐसे पादप जो अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं। मोनोकार्पिक का अर्थ हुआ ऐसे पौधे जो अपने जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्प धारण करते हैं, उन्हें मोनोकार्पिक के नाम से जानते हैं। सभी वार्षिक पौधे जैसे चावल, सरसों, मटर और द्विवार्षिक पौधे जैसे गाजर, मूली, गोभी, ये सभी मोनोकार्पिक होते हैं।
एक बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण बांस की प्रजाति का है। बांस आप सभी जानते हैं, बांस मेलोकेना बैम्बूसाइडिस और बैम्बूसा टल्डा, ये दोनों नाम याद रखिएगा, बांस की प्रजातियां हैं। इनकी खासियत होती है कि ये 50 से 100 वर्षों तक कायिक या वर्धी अवस्था में ही रहते हैं। ये प्रजातियां जीवन में केवल एक बार पुष्पन करती हैं। केले में भी पुष्पन जीवन में एक ही बार होता है। पुष्प आने एवं फल बनने के बाद ये पादप मर जाते हैं। इसी प्रकार नीलगिरी के पहाड़ों पर पाया जाने वाला एक विशेष वृक्ष, इसे नील कुरंजी, इसका बॉटनिकल नेम स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, नाम याद रखिएगा, नील कुरंजी, बॉटनिकल नेम स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना है। यह दक्षिण भारतीय प्रदेशों में जैसे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु की पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। इनमें 12 वर्षों में केवल एक ही बार पुष्पन की क्रिया होती है, यानी 12 वर्ष में केवल एक बार पुष्प उत्पन्न करते हैं। तो ये प्लांट के बारे में भी, मोनोकार्पिक प्लांट क्या होते हैं, जानना आवश्यक था। इसी प्रकार दूसरी श्रेणी है पादपों की प्रजनन अवस्था की, पॉलीकार्पिक। ऐसे पादप जो परिपक्व होने पर प्रत्येक वर्ष एक विशिष्ट मौसम में पुष्प धारण करते हैं, उन्हें पॉलीकार्पिक के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः ये सभी बहुवर्षीय पादप होते हैं, जैसे आम, अमरूद, सेब, जामुन, नीम, ये सभी प्रकार के पॉलीकार्पिक, ये सभी पॉलीकार्पिक वृक्ष हैं। इनमें परिपक्व होने पर प्रत्येक वर्ष एक विशिष्ट मौसम में पुष्पन की क्रिया होती है। तो ये थोड़ी सामान्य जानकारी और भी आवश्यक थी। अब आता है लैंगिक जनन की कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। बच्चों, पादपों और जंतुओं के जननांगों की संरचना में अत्यधिक विविधता होने पर भी सभी जीव लैंगिक जनन की विभिन्न घटनाओं के एक नियमित क्रम का पालन करते हैं। अर्थात सभी जीवों के लैंगिक प्रजनन की घटनाएं मूलतः समान होती हैं। विशाल विविधता के कारण जीवों में लैंगिक प्रजनन से संबंधित संरचनाएं अलग अलग होती हैं, परंतु इनके द्वारा मूलभूत रूप से समान प्रक्रियाएं एवं घटनाएं प्रदर्शित होती हैं। सभी जीवों में इन घटनाओं का क्रम एक समान रहता है। जंतु और पादप दोनों में ही लैंगिक जनन में विपरीत लिंग वाले युग्मक अर्थात नर और मादा युग्मक बनते हैं, जिनके संलयन के परिणाम स्वरूप युग्मनज या जायगोट का निर्माण होता है और फिर जायगोट के परिवर्धन और कोशिकीय विभेदन के परिणाम स्वरूप भ्रूण बनता है और भ्रूण से फिर नए जीव का निर्माण होता है। अर्थात हम लैंगिक जनन की घटनाओं को यदि बांटना चाहें तो इन्हें 3 भिन्न भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। एक घटना निषेचन पूर्व की घटना, दूसरा निषेचन और तीसरा निषेचन पश्चात घटनाएं। अर्थात इन्हें हम प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन अवस्था के रूप में बांट सकते हैं। निषेचन पूर्व की घटना में सबसे पहले आता है युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस, और दूसरा आता है युग्मक का स्थानांतरण या ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। तो पहला है गैमेटोजेनेसिस। युग्मक जनन का अर्थ ही हुआ कि युग्मक धानी यानी नर एवं मादा दोनों के में युग्मकों के निर्माण को हम युग्मक जनन के नाम से जानते हैं। अर्थात नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मकों के बारे में यदि बात करें तो युग्मक 2 प्रकार से होते हैं। एक होते हैं समयुग्मक, जिन्हें हम आइसोगैमीट या होमोगैमीट के नाम से जानते हैं, और दूसरे होते हैं विषम युग्मक या हेट्रोगैमेटिक होते हैं। नाम से स्पष्ट है कि समयुग्मक अनेक शैवाल एवं कवकों में युग्मक बाह्य आकृति तथा परिमाण में समान होते हैं, लेकिन क्रियात्मक रूप से अलग होते हैं। इनको धनात्मक एवं ऋणात्मक स्ट्रेन, यानी जो नर युग्मक होता है उसे धनात्मक और जो मादा युग्मक होता है उसे ऋणात्मक स्ट्रेन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।
जैसे क्लेमाइडोमोनास, क्लैडोफोरा और यूलोथ्रिक्स में युग्मक समान प्रकार के होते हैं। इन्हें हम समयुग्मकी कहते हैं। यहाँ पर आप उदाहरण सुन करके लिख लीजिएगा। स्क्रीन पर बना हुआ है, दो युग्मक बने हुए हैं। ये दोनों युग्मक शैवाल का है। शैवाल के दोनों युग्मक आप देखिए एक समान, एक जैसे, एक ही आकार और परिमाण के हैं। देखने में एक जैसे हैं लेकिन इनकी कार्यकी भिन्न है। एक धनात्मक स्ट्रेन के रूप में तो दूसरा ऋणात्मक स्ट्रेन के रूप में है। दूसरा आता है विषम युग्मक या हेट्रोगैमेटिक। अधिकांश जीवों में एक युग्मक बड़ा और निष्क्रिय होता है, जबकि दूसरा युग्मक छोटा और सक्रिय होता है। इसमें नर युग्मक छोटा, सक्रिय एवं कसाभ युक्त यानी फ्लैजिलेटेड होता है, जबकि मादा युग्मक बड़ा, निष्क्रिय एवं कसाभ विहीन यानी नॉन फ्लैजिलेटेड होता है। नर युग्मक को हम एंथ्रोजॉइड्स और मादा युग्मक को हम ओवम या अंडाणु के नाम से जानते हैं। जैसे फ्यूकस नामक शैवाल में विषम युग्मक मिलते हैं, मनुष्य में भी विषम युग्मक पाए जाते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मनुष्य का जो सी डायग्राम बना हुआ, अंडाणु बना है गोल और शुक्राणु बना है लंबे। शुक्राणु लंबे पतले से बने हुए हैं और अंडाणु बड़ा सा, दोनों का साइज शेप सब अलग अलग है, तो यह विषम युग्मकी के रूप में जाने जाएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट आता है द्विलिंगी, जिसको हम पीछे बता चुके हैं, बाइसेक्सुअल या हर्मैफ्रोडाइट या इसे मोनोसियस के नाम से जानते हैं। प्राणियों में नर एवं मादा दोनों लिंग एक साथ एक ही प्राणी में पाए जाते हैं, यानी नर और मादा दोनों लिंग एक साथ एक ही प्राणी में पाए जाएं तो उसे द्विलिंगी कहा जाता है। जैसे कि लीच यानी जोंक, केचुआ, स्पंज और लिवर फ्लूक ये बाइसेक्सुअल, मोनोसियस या हर्मैफ्रोडाइट प्राणी होते हैं। जीवों में इसी विभिन्नता को हम जैविक जीवों में लैंगिकता के नाम से जानते हैं। दूसरे प्राणी होते हैं एक लिंगी, यूनिसेक्सुअल, जिन्हें हम डायोसियस के नाम से जानते हैं। जब नर और मादा प्राणी अलग अलग हों तब इन्हें एक लिंगी के नाम से जानते हैं। जैसे मनुष्य भी एक लिंगी है, तिलचट्टा, गाय, कुत्ता, चीता आदि ये एक लिंगी यानी यूनिसेक्सुअल प्राणी होते हैं। इसी प्रकार पौधों में द्विलिंगी पुष्प होते हैं, एक लिंगी पुष्प होते हैं। द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं? पौधों में नर और मादा दोनों जनन संरचनाएं एक ही पौधे में पाई जाएं तो ऐसे पुष्प को हम द्विलिंगी पुष्प या बाइसेक्सुअल फ्लावर के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जब पौधे में नर और मादा दोनों जनन संरचनाएं भिन्न पौधे पर पाई जाएं तो उसे यूनिसेक्सुअल या एक लिंगी के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे पौधे जिन्हें आप जानते हैं, जिनमें कि नर और मादा, जैसे सरसों, जैसे गुड़हल, जैसे मटर, इनमें नर और मादा जन्नांग दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, या द्विलिंगी पुष्प कहलाएंगे। कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनमें नर और मादा पुष्प अलग अलग पाया जाता है, जिसका विवरण हम चैप्टर नंबर 2 में देंगे। अब युग्मक निर्माण के दौरान कोशिका विभाजन होता है। युग्मक जानते हैं आप अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, चाहे उनके जनक अगुणित हों अथवा द्विगुणित, लेकिन युग्मक हमेशा हैप्लॉइड ही बनेगा, अगुणित बनेगा। अगुणित जनकों में युग्मकों का निर्माण समसूत्री विभाजन द्वारा तथा द्विगुणित जनकों में युग्मकों का निर्माण अर्धसूत्री यानी रिडक्शन डिवीजन या म्योसिस के द्वारा होता है। इस तरह से अब आता है युग्मक का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। तो जब युग्मक बन जाते हैं, युग्मक धानियों में युग्मकों का निर्माण हो जाता है। नर और मादा युग्मक एक दूसरे के निकट आते हैं, जिसके निकट आने का कारण होता है कि उनमें निषेचन की क्रिया, फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो सके। अधिकांश जीवों में नर युग्मक चलनशील होते हैं, मोटाइल होते हैं, गतिशील होते हैं, जबकि मादा युग्मक अचल और स्थानबद्ध यानी स्थिर होते हैं। साधारण पौधों जैसे शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेडोफाइट्स में नर युग्मकों को मादा युग्मकों तक पहुंचने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है
और ये माध्यम जल होता है, जिसमें होकर नर युग्मकों का स्थानांतरण संपन्न होता है। बीजी पौधों में नर युग्मक अचल होते हैं तथा परागण या परागण क्रिया द्वारा परागकणों का परागण क्रिया द्वारा पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होता है। उसके बाद फिर अब आता है निषेचन की क्रिया। दो युग्मकों के संयुग्मन की प्रक्रिया को युग्मक संलयन कहा जाता है। परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को हम यानी नर और मादा दो जनन इकाइयों के मिलने की क्रिया को हम संलयन या निषेचन के नाम से जानते हैं। अब आता है कि अनिषेक जनन क्या है। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा। पार्थेनोजेनेसिस कुछ जीवों जैसे मधुमक्खियाँ, रोटीफर्स, कुछ छिपकलियाँ तथा टर्की पक्षी में बिना निषेचन के ही मादा युग्मक से नए जीव का निर्माण होने लगता है। इस घटना को हम अनिषेक जनन के नाम से जानते हैं। निषेचन दो तरह से हो सकता है। एक निषेचन की क्रिया कहलाती बाह्य निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और दूसरा कहलाता है आंतरिक निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इन दोनों को भी समझना आवश्यक है। बाह्य निषेचन से स्पष्ट है कि जब नर एवं मादा युग्मकों का संलयन जीव शरीर के बाहर संपन्न होता है, तब इसे हम बाह्य निषेचन के नाम से जानते हैं। बाह्य निषेचन जलीय माध्यम में संपन्न होता है, अतः निषेचन जलीय आवास वाले जीवों में ही पाया जाता है। शैवालों में बाह्य निषेचन पाया जाता है। कशेरुकी जंतु जैसे मछलियाँ और उभयचर में भी बाह्य निषेचन की प्रक्रिया होती है। आप सब ने देखा होगा बाह्य निषेचन की क्रिया को मेढक में देखा होगा। मेढक जैसे जीव स्थलीय वातावरण में भी रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, परंतु निषेचन के लिए इन्हें बाह्य जल की जरूरत होती है। बाह्य निषेचन प्रदर्शित करने वाले जंतुओं के नर एवं मादाओं के लैंगिक व्यवहार में सटीक समकालिता एवं समन्वय होता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो निषेचन नहीं हो सकता। मछली एवं मेढक जैसे जंतु बड़ी संख्या में जलाशय में अनिषेचित अंडे देते हैं। इसके तुरंत बाद नर अपने शुक्राणुओं को उसी स्थान पर मुक्त कर देता है। युग्मकों का संलयन जल में संपन्न होता है। बाह्य निषेचन के लिए आवश्यक है कि नर एवं मादा अंग एक साथ परिपक्व हों और लगभग एक ही समय पर नर एवं मादा युग्मक जल में मुक्त किए जाएं। दूसरा आता है आंतरिक निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जब नर एवं मादा युग्मकों का संलयन मादा शरीर के अंदर संपन्न होता है, तब इसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। अनेक कवकों, स्थलीय पादपों जैसे ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, आवृतबीजी एवं अनावृतबीजी पौधों में सुरक्षा हेतु आंतरिक निषेचन का विकास इनमें है। अगर ऐसा न होता तो शायद निषेचन की क्रिया संपन्न न हो पाती। कशेरुकी जंतुओं में सरीसृप, पक्षियों तथा स्तनधारियों में भी आंतरिक निषेचन पाया जाता है। इस तरह से आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन के बारे में आपने समझा। अब लास्ट में आता है निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन के बाद क्या क्या होता है, जैसा कि आपने समझा कि लैंगिक जनन की अंतिम एवं युग्मनज निर्माण के बाद की घटनाओं को हम निषेचन पश्च घटनाएं कहते हैं। अब इसमें आता है पहला जायगोट। जायगोट यानी युग्मनज डिप्लॉयड होता है, क्योंकि नर और मादा युग्मक हैप्लॉयड थे, उनके मिलने से बनता है। इनका निर्माण दो अगुणित युग्मकों से होता है, इसलिए हमेशा जायगोट या युग्मनज डिप्लॉयड होता है। दूसरा आता है इसका पार्ट एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूणोद्भव, अर्थात वह प्रक्रिया जिसमें युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूणोद्भव कहलाता है। इस दौरान समसूत्री विभाजन तथा कोशिका विभेदीकरण के परिणाम स्वरूप कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है तथा विभेदीकरण द्वारा कोशिकाओं के समूह में आवश्यक रूपांतरण से विशेषीकृत ऊतकों, अंगों एवं अंग तंत्रों का निर्माण होता है और परिणाम स्वरूप जीव का निर्माण होता है। अब आता है अंड प्रजक प्राणी क्या होते हैं और सजीव प्रजक प्राणी क्या होते हैं, इनको भी जानना जरूरी है। अंड प्रजक या अंडज
या अंड जरायुज युक्त यानी ओविपेरस, ध्यान रखिएगा, ओविपेरस क्या होते हैं? वे जंतु जो अंडे देते हैं उन्हें अंडज या अंड जरायुज प्राणी के नाम से जाना जाता है। इसे अंड जरायुजता यानी ओविपोरिटिक भी कहते हैं। जंतुओं द्वारा दिए जाने वाले ये अंडे अनिषेचित यानी अनफर्टिलाइज निषेचित हो सकते हैं। निम्न कशेरुकी जंतुओं जैसे मछलियाँ तथा उभयचर अनिषेचित अंडे देते हैं। इन अनिषेचित अंडों का निषेचन शरीर के बाहर जलीय माध्यम में होता है। अन्य कशेरुकी जंतु यानी वर्टिब्रेट एनिमल जैसे सरीसृप और पक्षी कैल्शियम कार्बोनेट के कवच युक्त निषेचित अंडे देते हैं। इन आंतरिक निषेचन प्रदर्शित करने वाले जंतुओं में न केवल निषेचन के लिए युग्मकों को सुरक्षित स्थान मिलता है, बल्कि इनमें मादा अपने अंडे सुरक्षित स्थानों पर देती है। ये अंडे एक निश्चित उद्भाषण काल यानी इनक्यूबेशन पीरियड के बाद अंडे के फटने से, जिसे हम हैचिंग कहते हैं, क्रिया के द्वारा नए जीव को जन्म देते हैं। दूसरा आता है सजीव प्रजक या जरायुज जंतु यानी विविपेरस एनिमल क्या होते हैं? वे जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं उन्हें सजीव प्रजक या जरायुज कहते हैं। इन जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है और भ्रूण का परिवर्धन भी मादा शरीर के अंदर यानी गर्भाशय में होता है। इसे जरायुजता या सजीव प्रजकता यानी विविपेरिटी के नाम से जाना जाता है। मादा के शरीर में एक निश्चित अवधि तक प्रारंभिक विकास पूर्ण करने के बाद ही प्रसव क्रिया द्वारा शिशु जन्म लेता है। इस तरह से ये चैप्टर नंबर 1 जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म समाप्त होता है। आशा है आपने हमारी बातों को ध्यान से सुना होगा, समझा होगा और अब इसे अपनी नोट्स कॉपी में अवश्य लिख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।